चैप्टर नंबर 3 परमाणु और अणु के प्रश्न उत्तर हम आज समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 0.24 ग्राम ऑक्सीजन और बोरोन युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा पाया गया कि उसके अंदर 0.096 ग्राम है बोरोन और 144 ग्राम है ऑक्सीजन। तो उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का जो है भारात्मक रूप में हमें करना है परिकलन। तो ऐसा करने के लिए क्या करना होगा कि इसके अंदर यानी कि बोरोन और ऑक्सीजन निर्मित जो यौगिक है उसके अंदर ऑक्सीजन और बोरोन दोनों की अलग अलग परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, अब क्योंकि टोटल मात्रा है 0.24 जिसके अंदर बोरोन है 0.096 ग्राम। ठीक है, तो बोरोन की परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे कैसे, 0.096 जो कि बोरोन की क्वांटिटी दी हुई है और टोटल से उसको डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें निकालना है परसेंटेज। तो टोटल है 0.24 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, सिमिलरली ऑक्सीजन का निकालेंगे। ऑक्सीजन का परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 0.144 को डिवाइड करेंगे 0.24 से, जैसे अभी हमने किसका निकाला था बोरोन का। ठीक है, टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए और मल्टीप्लाई किससे करते हैं 100 के साथ। ठीक है, और ऐसा करने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे और इसमें हमें दोनों की अलग अलग परसेंटेज मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, और जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया गया तो बताइए कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित होगा। तो बच्चों इसका आंसर होगा, क्योंकि 3 ग्राम कार्बन को जब 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया तो हमें मिली 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो बच्चों 3 ग्राम कार्बन को जब 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाया गया तो जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी वो मिलेगी अभी भी 11 ग्राम। और ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो तत्व होते हैं वो हमेशा निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में ही मिले होते हैं। तो अगर 3 ग्राम कार्बन जो है वो अभी भी 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन करेगी तो बाकी का कितना ऑक्सीजन बचा, 50 - 8 = 42 ग्राम। तो 42 ग्राम ऑक्सीजन का क्या होगा, तो 42 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो बिना क्रिया के बची रहेगी। ठीक है, और ये जो कारण है ये किस कारण पर आधारित है, ये है रासायनिक संयोजन के कौन से नियम पर आधारित, स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि किसी भी यौगिक में तत्व जो होते हैं वो हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में ही मिले होते हैं। ठीक है, जैसे यदि हम जल का एग्जाम्पल लें तो जल के अंदर यानी कि H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो द्रव्यमानों का अनुपात है वो हमेशा कितना होता है, 1:8 ही होता है। ठीक है, तो इस नियम पर ही ये क्वेश्चन का आंसर होगा कि स्थिर अनुपात के नियम पर ये जो रिएक्शन है ये आधारित होगी और इसी कारण जो बाकी की ऑक्सीजन है वो बची रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है बट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में है और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, हमें पता ही होना चाहिए। आयन क्या होता है, पढ़ाया भी गया था तो एक बार रिवाइज कर लेंगे। आयन ऐसे परमाणु या अणु होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या समान नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे आवेशित होते हैं, नेगेटिव, और जो प्रोटॉन होते हैं वो होते हैं धनावेशित। ठीक है, तो ऐसे जो आयन ऐसे परमाणु या अणु जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या समान ना हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, जो इसमें जिसकी भी मात्रा ज़्यादा होगी यानी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो जो परमाणु है वो कैसा होगा, ऋणावेशित, और अगर प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो परमाणु धनावेशित हो जाएगा यानी कि इसके ऊपर चार्जेस आ जाते हैं। तो इस प्रकार के परमाणु या अणु जो कि आवेशित हो क्या कहलाते हैं, आयन कहलाते हैं। तो जो आयन है वो विद्युत आवेशित कण होते हैं। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक रचनाएं जो होती हैं वो स्थायी होती हैं और आयन की एक खास बात ये होती है कि आयन जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं, जबकि परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता। तो इसका आंसर समझने से पहले हम कुछ और पॉइंट्स क्लियर करेंगे। तो बच्चों कुछ तत्व ऐसे जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये क्या करते हैं, अपने 2 परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, ऐसे तत्वों को द्विपरमाणुक अणु कहा जाता है।
जैसे हाइड्रोजन का जो एक अणु होता है वो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, सिमिलरली ऑक्सीजन का, तो इन्हें कहते हैं द्विपरमाणुक अणु। और वह अणु जो 3 परमाणुओं से मिलकर के बना होता है उसे कहते हैं त्रिपरमाणुक अणु। ठीक है, जैसे ओजोन इसका एग्जाम्पल है, O3। नेक्स्ट है किसी तत्व के वे अणु जिसमें 4 परमाणु होते हैं उन्हें कहते हैं चतुर्परमाणुक अणु, जैसे कि फास्फोरस, ठीक है, P4। और किसी तत्व के वे अणु जिसमें परमाणुओं की संख्या 4 से भी ज़्यादा हो तो उन्हें कह दिया जाता है बहुपरमाणुक अणु, जैसे कि सल्फर, S8। अब जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो बहुपरमाणुक आयन समझेंगे जब एक या एक से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में मिलकर के एक सामान्य धनावेशित या फिर ऋण आवेशित आयन बनाए तो उन्हें कहा जाता है बहुपरमाणुक आयन। ठीक है, जैसे कि अमोनियम यानी कि NH4। ठीक है, अमोनिया होता है NH3 और NH4 जिसके अंदर एक प्लस आवेशित आयन आ जाता है, H आ जाता है, वो बनता है NH4 यानी कि अमोनियम, तो ये बनता है धनावेशित आयन। और ऋणावेशित आयन के अंदर आते हैं जैसे हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, सल्फेट और कार्बोनेट, ये सब ऋण आवेशित आयन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर हमें इन सबके रासायनिक सूत्र बताने हैं। फर्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम को हम डिनोट करते हैं Mg से, और क्लोराइड होता है Cl। ठीक है, तो मैग्नीशियम के ऊपर कितना प्लस चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, और क्लोरीन होता है 1 नेगेटिव। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, क्लोरीन के भी 2 अणु लेने होंगे, तो MgCl2। ठीक है, तो ये हुआ मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला। ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड का होगा CaCl2। क्लियर है। नेक्स्ट है कॉपर नाइट्रेट, तो बच्चों कॉपर नाइट्रेट का होता है CuNO3 होल ट्वाइस, इसको ऐसे लिखा जाता है ब्रैकेट के बाहर 2। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3, क्योंकि एल्यूमिनियम को डिनोट करते हैं Al से और क्लोराइड को डिनोट करेंगे Cl से। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा CaCO3।